Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's class. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी चेकिंग आउट द टेबल ऑफ कंटेंट्स कि क्या क्या चीज़ें जो है भाई हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जो कि अभी लॉन्च हुआ है एंड ये किस किस के बीच में है। डेफिनेटली इंडिया किसके साथ कर रहा है, तो वो बायलेटरल एंगेजमेंट जो है उसके बारे में जानेंगे। देन इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उससे हमको कैसे छुटकारा मिल सकता है, तो उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है, दैट वी विल बी कवरिंग। देन कम्स मेड इन चाइना, स्मार्टफोन्स मेड इन चाइना। तो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, वी विल चेक आउट दैट। एंड लास्ट में हमारा एक टॉपिक है ग्रेशम्स लॉ से रिलेटेड, एंड इस ग्रेशम्स लॉ में हम ये पुराने नोट एंड न्यू नोट, मतलब पुरानी करेंसी या नई करेंसी, हालांकि वैल्यू डिफरेंट है, 20 रुपए एंड 100 रुपए, वो नहीं, मैं ये इसका जो बोल रही हूँ पुराना और नया की मैं जो बात कर रही हूँ वो चीज़ हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रेशम लॉ में कि एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, फिर देन लेटर ऑन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो बात हो रही है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज editorial and news analysis. Okay, but before that, a little bit of information related to the courses of Tathastu. And कौन से courses हैं Tathastu पे? MSLV, PSLV, NCERT module and philosophy optional is there. इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू कैन हैव ऑन tathastuics.com. उसके साथ साथ इफ यू वांट टू हैव इंक्वायरी, यू वांट टू इंक्वायर लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन, यू वांट टू डिग इन, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हो नंबर्स पे, एंड ऑब्वियसली ऑफिस आवर्स। ठीक है, इसके साथ साथ दिस इज द एड्रेस, अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी जो है विजिट कर सकते हो। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। एंड ये आर्टिकल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड है, एंड इट इज अ हिस्टोरिक काइंड ऑफ स्टेप। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी। तो इन्होंने इस चीज को कहा है। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी चीजें जो है थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं, और जैसे जैसे और भी इसमें कोई अपडेट आएगा इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट वन, तो वो भी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, इंडिया में आए और यहाँ पर जो है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर बात हुई है, एंड दे हैव सेड दैट कि एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है उसको बनाया जाएगा, ताकि ये जो कॉरिडोर की बात हो रही है ये कॉरिडोर हमारा एक्सपीडाइट हो सके, यानी कि और स्पीड में इसका काम जो है वो हो सके, इस चीज के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला तो है ये बाइलेटरल एंगेजमेंट है, बाइलेटरल, टू नेशंस बाई, ठीक है, टू मीन्स बाई टू, तो दो नेशंस जो है इसमें इंक्लूडेड है। ट्राई जब आ जाता है तो 3 नेशंस हो जाते हैं, वेरी बेसिक थिंग। खैर, तो यहाँ पे हमारे मोदी जी और वहां पे जो क्राउन प्रिंस है बिन सलमान, बोथ ऑफ देम दे को चेयर द इनॉग्रल मीटिंग, जो कि किस चीज की मीटिंग थी, इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसको कि एसपीसी भी कहा जाता है इन द शॉर्ट फॉर्म। नाउ इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमेशा आप सभी ने एक चीज तो सुना होगा ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ओके, तो इंडिया से पंगा लिया ईरान ने, ठीक है, ईरान के साथ सारी चीजें ठीक चल रही थी, अब वहां पे सऊदी अरेबिया के साथ भी जो है ईरान का खिटर पिटर चल रहा है, राइट। तो ईरान का इंडिया का ईरान से चल रहा है, सऊदी अरेबिया का भी ईरान से चल रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है दोस्ती कर ली। तो वही जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बेसिकली यू कैन चेक दिस आउट। तो पॉलिटिकली, सो सऊदी अरेबिया हैड बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स रिसेंटली ड्यूरिंग द जोहान्सबर्ग समिट, जो कि हाल फिलहाल में हुआ था, वहां पे जो है ब्रिक्स का मेंबर भी बन चुका है। एंड वहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईरान को भी बेसिकली जो है मेंबर बनाने के लिए चाइना ने भी अपनी तरफ से काफी फोर्स लगाया हुआ था, राइट। तो अब ये हमारा जियोपॉलिटिकली जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हालांकि, बट वही चीज है कि बाद में अगर किसी तरह की कोई खिटपिट होती है तो हाउ वी विल बी हैंडलिंग दिस थिंग, सो दैट इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट टाइम, तब की तब देखी जाएगी। एरियाज ऑफ कंसर्न किस चीज को लेकर के दे हैव डिस्कस्ड,
किन किन चीज़ों को लेकर के, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बातचीत हुई। डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स तो हालांकि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पे डिस्कशन हुआ। इसके साथ साथ जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है, जिसको कि हमने जस्ट अभी यहाँ पे पढ़ा, जिसके लिए कि जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है, they extended their support for this thing and a trilateral initiative जिसमें कि Aramco, ARAMCO एंड ADNOC और इसके साथ साथ जो एक इंडियन कंपनी है, ये सभी मिल करके दे विल बी फास्ट फॉरवर्डिंग दिस थिंग सो दैट ये जल्दी हो जाए विद द फंड ऑफ $50 बिलियन। कितना फंड लेकर के सारा काम हो रहा है? तो $50 बिलियन से they will be doing this thing. ट्रेड एग्रीमेंट, अब यहाँ पे जो है इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पर बात हुई है कि भाई हम जो है इस तरीके से फ्री ट्रेड, एवरीवन वांट्स कि हमारे बीच में ना फ्री ट्रेड हो। लाइक आप लोगों को याद है हिस्ट्री में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ऑल्सो वांटेड दिस थिंग कि हमको जो है फ्री में ट्रेड करने दिया जाए, किसी तरीके की जो है टैक्स इम्पोजिशन नहीं हो। खैर, अब इसमें जो कुछ प्रीवियस अग्रीमेंट्स थे, खैर कमिटमेंट्स थे, वहां पे क्या हुआ कि क्राउन प्रिंस बिन सलमान जो हैं, ही हैड विजिटेड इन 2019 ऑल्सो। ठीक है, 2019 में आए थे। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम $100 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। Okay, and the idea for the energy project emerged during that particular visit only. So previously इतनी की ये चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट करने की इन्होंने बात करी थी, और उसके साथ साथ जो है एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के भी they had talked about this thing. ओके, तो ये प्रीवियसली यानी पुराने टाइम में जो है ये बात हुई थी, 2019 की बात है। खैर, अब की अग्रीमेंट्स क्या क्या हैं? तो टोटल 8 अग्रीमेंट्स वर साइन। एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया और सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के बीच में साइन हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड रिलेटेड टू व्हाट, ऑब्वियसली बात है करप्शन ना हो करके। इसके साथ साथ सऊदी और इंडियन एग्जिम बैंक जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन दोनों के बीच में भी जो है अग्रीमेंट साइन हुए हैं फॉर द बेटर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट थिंग, उस चीज़ के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है अग्रीमेंट वाज आल्सो लिंक्ड बिटवीन इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT और सऊदी अरेबिया के सलाइन वाटर कंजर्वेशन कन्वर्जन कॉरपोरेशन। तो आप देख सकते हो कि NIT और सऊदी अरेबिया का यहाँ पर क्या है, सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन जो है, ये लोग मिल करके दे विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू द वाटर ओनली। ऑब्वियसली बात है कि जब सलाइन वाटर कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, इससे रिलेटेड ये है, तो डेफिनेटली वी विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट, राइट। सो अग्रीमेंट्स जो है इन सभी के बीच में यहाँ पर साइन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन की भी यहाँ पर बात हुई है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी को भी लेकर के, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किन किन पॉइंट्स पे जो है दे हैव टॉक्ड। सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में भी, एंड स्पेसिफिकली इनका जो ज़्यादा ध्यान था वो किस चीज़ पे था, डिफेंस को लेकर के अपना जो कोऑपरेशन है उसको बेटर करना, एंड उसके साथ साथ एंटी टेररिज्म ओके, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स जो है वहां पे लगाना, सो दैट इस टेररिज्म को खत्म किया जा सके। एंड यहाँ पे जो स्पेशल फोकस है वो किस चीज से रिलेटेड है, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, एंड स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के पर्पज से। सो दे टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, एंड डेफिनेटली सऊदी अरेबिया इज देयर, तो डेफिनेटली टूरिज्म विल बी ऑन द टेबल्स। सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. Now let's move on to the next article. It is related to the ridding India of food insecurity. So as of now, all of us are aware of this thing, that recently we had seen this thing, that 224.5 million, I guess. No, there's many people were the one who were malnourished. They were not getting the required amount of nutrition, which is actually very important for the किस चीज़ के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए प्रॉपर फूड जो है, अच्छा फूड होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल में पुलाप्रे बालकृष्णन,
ही इज एन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने कहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जिस तरीके से 1960s में हुआ था हमको आज फिर से उसी तरीके के ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। ओके मैं आपको जो है पुराने ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आप सभी को शायद याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है थोड़ा सा तो जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिला, जब हम आजाद हुए, तो उस टाइम क्या था, वी डेफिनेटली गॉट इंडिपेंडेंस, वी वर फ्री टू डू व्हाटएवर वी वांटेड टू डू, बट उसके साथ हमको पॉवर्टी मिली, ठीक है, पॉवर्टी मिली, उसके साथ साथ हमारी बैड इकोनॉमी। देयर वाज अ टाइम जब हम वर्ल्ड की जीडीपी में 23%, 25%, 27% का जो है हमारा योगदान हुआ करता था किसी टाइम में, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब हम खाने के लिए भी एकदम मोहताज थे। वी वर नॉट हैविंग प्रॉपर फूड सो दैट एवरीवन इन इंडिया कुड बी फेड प्रॉपरली, हर किसी को प्रॉपर तरीके से खाना मिले। तो अब उसी चीज में जो है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लैंड जो है वो खराब भी कर दिए थे बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। ओके उसकी खेती, नील की खेती जिसको कहते हैं, उसकी वजह से बहुत टैक्स इम्पोजिशन बहुत ज्यादा था, तो ओवर यूटिलाइजेशन, ये जो फर्टिलिटी थी लैंड की, वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गई थी। वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज मच एज वी कुड हैव बीन एबल टू, बट नहीं हो पाया, हम जितना कर सकते थे उतना नहीं कर सके क्योंकि लैंड ही फर्टाइल नहीं है। तो जब जमीन ही उपजाऊ नहीं है तो हम किस तरीके से जो है वो खेती करेंगे। अब समझिए क्रोनोलॉजी ना, किस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं। अब टैक्स इम्पोजिशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है यू विल बी ट्राइंग कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो उग सके, ज्यादा चीजें जो है ग्रो कर सके, सो दैट यू कैन सेल इट, यू कैन पे द टैक्स ऑन प्रॉपर टाइम एंड ऑल, राइट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारा जो प्रेशर है वो जमींदार के ऊपर, किसानों के ऊपर, हर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था, राइट। नाउ अब बहुत सारे ऐसे, और इतना ज्यादा प्रेशराइजेशन होती थी दैट द पीपल दे यूज्ड टू फील कि भाई हम ना अपनी जमीन खो देंगे, हम अपने आप, हम अगर हमने टैक्स नहीं प्रॉपर टाइम पे, हमने जो है समय पे नहीं दिया, तो क्या होगा, हमारी लैंड जो है वो ले लेंगे, हमारी जमीन ले लेंगे, तो अब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे लोग अपना भूख, अपने आप को जो है मार करके भी दे यूज टू गिव इट एवरीथिंग, राइट। सो इफ यू कंपेयर कि हिटलर ने कितने लोगों को मारा और यहाँ पे ये अंग्रेजों ने कितने लोगों को मारा, तो दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बोथ वर द किलर्स, एंड दोनों ने जो है बहुत ही किलिंग करी है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, यहाँ पे जो है मतलब जो है भूखे मार दिया, बिकॉज ऑफ हंगर these people died, and all the reason behind that was, and the reason behind that was the Britishers only. Okay, जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिला तो उसके बाद यही चीजें जो हैं वो आगे भी रही, नो, भुखमरी एंड ऑल, पॉवर्टी, माल नरिश्ड लोग, एंड खाना जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, गवर्नमेंट भी जो है उन सारी चीज़ों को नहीं कर पा रही थी। अब हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में इंपोर्ट कर रहे थे फूड फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द यूएस वी वर एक्चुअली हैविंग दैट, एंड बहुत ही खराब क्वालिटी की रहती थी, बट स्टिल वी वर हैविंग इट बिकॉज हमारे लोगों को खाना खिलाना था। ओके, बट कोल्ड वॉर एरा, देन उसके बाद जो है डेफिनेटली आप कौन से साइड में जाना चाहते हो भाई, ये वो, इंडिया वाज लाइक वी डोंट वांट टू जॉइन एनीवन, एंड बहुत सारा जो है प्रेशर बनाना एंड ऑल, और भी बहुत सारी जो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उस बीच में ये जो है अनाज का सप्लाई जो है ये भी बंद हो गया, एंड अल्टीमेटली वी वर लेफ्ट ऑल अलोन, वी वर लाइक कि नाउ व्हाट टू डू। अब हमारे पास जो एक सप्लाई थी वो भी चली गई। अब यहाँ पे ये था कि नाउ वी नीड टू डू समथिंग, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है वो शुरुआत हुई, जय जवान जय किसान। ओके, उस टाइम जवानों की जरूरत थी हमको, और उसके साथ साथ हमको किसानों की भी जरूरत थी। किसानों की जरूरत थी कि उपज हो सके, सही से ग्रो कर सके हम क्रॉप प्रॉपरली, एंड जवान की जरूरत थी क्योंकि हमारे को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे बॉर्डर्स को,
राइट, हमारे जो टेरिटरी है उन सभी को प्रोटेक्ट कर सके. सो वी नीडेड बोथ ऑफ देम, वी नीडेड द सपोर्ट ऑफ देम. सो जय जवान जय किसान का नारा लगा और इसी में ही ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको कि हिंदी में हम हरित क्रांति भी कहते हैं, दिस वेंट ऑन. अब ये 1960s में सारी चीजें चल रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्ड सीड्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया, बेटर इरिगेशन हुए, फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होने लगे, तो इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होने लगा. एंड देन देयर केम अ टाइम जब हम लोग जो है सिर्फ अपनी ही जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, बल्कि उसके साथ साथ हम दूसरे देश में भी सप्लाई कर रहे हैं. ओके तो इस तरीके की चीजें जो है वी नाउ बिकेम रियली वेरी मच केपेबल टू डू दिस थिंग. अब यहाँ पे ये जो पूरा आर्टिकल है, यहाँ पे यही सारी चीजें जो है पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो हैं हो रही हैं. एंड हियर यू कैन सी दैट ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s दिस एक्चुअली हैपेंड, राइट. एंड यहाँ पर जो है फार्मर्स को हाई यील्ड सीड्स, चीप क्रेडिट यानी कि जो सस्ते लोन जो हैं वो दिए गए, अश्योर्ड प्राइसेस थ्रू दी प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोक्योर करती है ना सरकार, तो वो भी फिक्स प्राइस रहता है. ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग, जो फिक्स प्राइस कर देते हैं कि अगर मार्केट में उतने में नहीं मिला है या फिर उससे कम रेट में मिला तो फिर जो है हम ले लेंगे. ठीक है, वी विल बी बाइंग इट, क्या कहते हैं, जिसको लेकर के अक्सर जो लोग सड़क पर भी आ जाते हैं. तो ये काम भी जो है सरकार करनी शुरू कर दी, सो दैट पीपल कैन ग्रो दोज काइंड ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो, राइट. So these were the kind of things which actually started happening, and this was quite important also in order to encourage the farmers, कि फार्मर्स को एनकरेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना, कि आप भाई ये सारा काम करिए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. हाँ ठीक है, हम वहाँ पर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए. अब इंडिया में जब प्रोटीन की बात आती है, देयर आर लॉट मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली वेजिटेरियंस. ठीक है, तो प्रोटीन की सप्लाई जो है वेज में भी आती है, नॉन वेज में भी आती है. वेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की सप्लाई कहाँ से होती है इंडियंस में, पल्सेस में. तो ज़्यादातर इंडियंस जो है वो वेजिटेरियन है यहाँ पर. सो जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है मोस्ट इंडियंस का वो क्या है, पल्सेस है. सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. माल नरिशमेंट, उसके मतलब यू नो प्रॉपर फूड भी खा सके लोग, एंड उसके साथ साथ जो है जो हेल्दी चीजें हैं वो भी ले सके. ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी हैं. तो यहाँ पर the policy was almost exclusively focused on cereals rather than pulses, the main protein for the Indian foods. अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ये जो प्रोक्योरमेंट हो रहे थे वो ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट बेसिकली किस हिसाब से हो रहे हैं, on the basis of the inflation and on the basis of the kind of cash, not the cash crops but the वो क्रॉप्स जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप की चीज़ों को जो है ज़्यादा प्रोक्योरमेंट की संभावना रहती है. रिलायंस ऑन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस रैदर देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू एंश्योर फार्म इनकम्स विच फ्यूल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को अब सरकार ने जो है बोला कि भाई हम इन सारी चीज़ों को प्रोक्योर कर लेंगे, जिसमें सपोज कि उन्होंने कहा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहा कि चावल की खेती होगी तो हम चावल को प्रोक्योर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वीट वी विल बी प्रोक्योरिंग मेज, यानी कि हम लोग क्या प्रोक्योर करेंगे, मक्के को करेंगे, राइट. तो इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने अनाउंस कर दिया. तो अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, भाई हमको बाहर कहीं मिले ना मिले पैसे, बट गवर्नमेंट विल बी बाइंग, ये जो चीज़ें हमसे तो जरूर परचेज करेगी. तो और किसी चीज़ को ग्रो करने से बेटर है हम क्या करें, इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान दें. ओके तो इनकी जो खेती है वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी. अब इसमें पल्सेस नहीं है. यहाँ पे कह रहे हैं कि पल्सेस जो कि मेन सोर्स है हमारे प्रोटीन का, इंडियंस के ज़्यादातर इंडियंस का, तो वहाँ पे जो है वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, राइट. अब उस चीज़ की यानी जो पल्सेस है, पल्सेस की खेती उतनी नहीं हो रही है, देन डेफिनेटली इसकी प्राइस जो है यहाँ पर शूट अप कर जाएगी, राइट. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग पॉइंटेड आउट. हाउएवर रादर देन कार्पिंग अबाउट द एरर्स मेड इन एन ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरवेंशन, वी शुड बी करेक्टिंग देम नाउ. तो पहले भले ही किसी तरीके की गलती हो चुकी है, नाउ वी आर नाउ सपोज टू चेंज दोज. अभी जो हमारा फोकस है वो स्पेसिफिकली किस चीज़ पे होना चाहिए, कि जो फूड के प्राइसेस हैं उसको कम करने के लिए. अब फूड की प्राइसेस को कम करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मेंशन किया है थाली के प्राइसेस को.
ओके थाली के प्राइसेस को जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब जैसे कि इन्होंने कहा, एग्जाम्पल दिया कि जो घर में एक थाली खाना जो आपके पास परोसा जाता है उसमें उसकी प्राइस में 65% की बढ़ोतरी हुई है, इट हैज इंक्रीज्ड। एंड द एवरेज वेज जो है मैनुअल वर्कर्स जो है उनका जो भत्ता है, उनकी जो सैलरी है वो कितना बढ़ गया है, 38% उसमें बढ़ी है। और जो सैलरीड लोग हैं उनकी सैलरी 28%, सिर्फ 28% बढ़ी है। लेकिन वही खाने का जो प्राइस है, फूड इन्फ्लेशन है, वो काफी ज्यादा हो गया है। सो यू कैन सी 65% इंक्रीज हुई है, लेकिन सैलरीज में आपके जो वेज में कितना है इंक्रीमेंट, ओनली 28%, ओनली 38% रेस्पेक्टिवली। दीज मच ऑफ ओनली इंक्रीमेंट हैज बीन डन। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब इस तरीके से, जब आपकी सैलरी ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुई है बट फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी कटिंग इट ऑल्सो। कि भाई बहुत सारे लोग दे विल बी लाइक कि टमाटर किस लिए लेना भाई, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, गोभी किस लिए लेना, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, हैव समथिंग एल्स rather than depending on that. ओके तो इस तरीके की चीजें होगी। तो ऑब्वियस से बात है कि जो फूड कंजम्पशन है उसमें घटेगा ही घटेगा, दैट विल बी इम्पैक्टेड फॉर श्योर, that is for sure, because we need to save also. अगर हम लोग सेविंग्स नहीं करेंगे then what will happen, there will be a time जब all of a sudden कोई बीमार पड़ जाएगा और सारा खाना आपने सिर्फ पैसे जो है इसी पे ही खर्च दिए, खाने पीने में खर्च कर दिए, तो जब मेन टाइम आएगा when you are बीमार या फिर कोई और जो है वो बीमार हो गया है, तो उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होंगे and you will be running here and there in order to have money as a loan इन द लोन फॉर्म एंड ऑल। तो उस टाइप की चीज भी नहीं। अब इस टाइप में जब फूड कंजम्पशन जो है जब कम होगा, ठीक है, फूड कंजम्पशन जो है वो कम होगा, तो दिस इज वेरी एविडेंट दैट यू विल बी सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरीके की दिक्कतें होंगे, जैसे कि एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी नॉट बी हैविंग दोज काइंड ऑफ फूड। बहुत कितने लोग हैं आप में से जो कि रोज फ्रूट्स खाते होंगे, फाइबर का कंजम्पशन कितना हो रहा है, इवैल्यूएट दैट, राइट। इसके साथ साथ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि रिसेंटली 2019-21 में आया था, इसी में ही इन सारी चीजों को पॉइंट आउट किया गया था कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इन लोगों में इंक्रीज हो गई है, एनीमिया भी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और अडल्ट विमेन की अगर बात करें इंडिया में, तो 50% जितने भी अडल्ट विमेन है उसमें से 50% ऐसी विमेन है जिनको की एनीमिया हो गया है, हु आर एनीमिक, ओके, जिनको की एनीमिया हो गया ना। over half of the India cannot afford healthy diet, over half of the India। तो इस चीज के बारे में तो हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहां पर इन्होंने कैलकुलेट करके कहा है कि लगभग 500 मिलियन पीपल जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, 500, इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल, okay, all these are the estimates only and all these are actually happening because of the inflation, okay, thanks to the inflation over here. So this is the reason why he is actually pointing out कि पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसमें स्पेसिफिक एजेंडा था फूड सिक्योरिटी को लेकर के। अभी फिर से जो है फूड इनसिक्योरिटी का सिचुएशन हो रहा है, वो भी हेल्दी फूड इनसिक्योरिटी का सिचुएशन हो रहा है। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दैट। वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एट दैट टाइम, नाउ वी नीड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से जो है वो हमको दोबारा करने की जरूरत है। सो वी नीड सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड वी नीड इट नाउ। ही इज प्रेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ अभी जिस तरीके से फूड की प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, देन डेफिनेटली हमको अपने एग्रीकल्चर में जो है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पॉलिसीज के हिसाब से इन्होंने कहा है, एज फॉर पॉलिसी इट इज क्लियर दैट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, cash transfers, public distribution system and priority lending required of public sector banks are not sufficient। जो अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रोक्योरमेंट सरकार प्रोक्योर कर रही है, कैश ट्रांसफर कर रही है, पीडीएस सिस्टम चल रहा है, प्रायोरिटी बेस्ड लेंडिंग करी जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, जिसमें कि प्रायोरिटी ये फार्मर्स भी आते हैं, उनको फार्मर्स को भी प्रायोरिटी बेस पे लोन दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट sufficient,
all of these are not sufficient. Yield increasing interventions on the फार्म आर नीडेड ओवर हियर। तो हमारा फोकस जो है वो यील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ ये जो है बहुत ही बेसिक है अर्थशास्त्र, जो कि जिसको कहते हैं ना, इसका इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक सा चीज है भाई, कि अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस ऑलरेडी लो रहेगी, और किसी चीज की सप्लाई अगर बहुत कम है, तो मतलब कम सप्लाई आ रही है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो हाई रहेगा। तो यील्ड अगर बेटर रहेगी, यील्ड ज्यादा रहेगी, ज्यादा हम उपज कर सकेंगे, क्रॉप जो है वो ज्यादा कर सकेंगे ग्रो, देन डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो है वो प्राइस नीचे जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगा। So this is the reason why actually we need a second revolution over here. And agricultural yield जो है वो इंडिया में वो कम है as compared to the East Asian countries over here. This is what it is saying. And इन सारी चीज़ों को जो है eradicate करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एरिया में we are growing crops, ओके जितने भी नेट सोन एरिया यहाँ पर कह रहा है, तो वहां पे हमको क्या करना है, 100% इरिगेशन की फैसिलिटी वी नीड टू प्रोवाइड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लीजिंग, लैंड लीज करने के ऊपर भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो उस चीज को खत्म करने की यहाँ पर जरूरत है। उसके साथ साथ वी नीड टू डू एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड री इंस्टीट्यूशन ऑफ द एक्सटेंशन नीड्स टू बी डन ओवर हियर। इफ यू, that is the government, want to secure this thing, that is the food security, if you want, then you have to work on all of these things. ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ यहाँ पर इट इज सेइंग कि इरिगेशन 100% नेट सोन एरिया को चाहिए, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर को जो है वो इंक्रीज करने की हमको जरूरत पड़ेगी, राइट। अभी यहाँ पे वेदर ड्यू टू वेस्ट और द डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड एज ऑफ नाउ, द ऑनगोइंग फ्रैगमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, फ्रैगमेंटेशन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अभी देखो छोटी सी खेत है, इमेजिन करो ये छोटा सा खेत है, एक किसान का है, देयर इज वन फार्मर। अब जो है इसके दो बेटे हुए, ये दो बेटे बड़े हो गए, लैंड हाफ हो गया, फिर इनके फर्दर दो बेटे हुए, इसके भी हाफ हो गया, फिर फर्दर जो है ये डिवीजन होता जा रहा है, राइट। सो ये जो ऑलरेडी स्मॉल होल्डिंग लैंड होल्डिंग्स जो हैं, और उसके साथ साथ उसमें ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बाइफोकेशन, मतलब उसको भी डिवीजन होता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्रॉपरली। व्हाई? बिकॉज एक बड़ा सा खेत है, इमेजिन देयर इज अ ह्यूज फील्ड, ठीक है, बहुत बड़ा सा खेत है, उसमें आप एक तरीके की क्रॉप ढेर सारी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो, यू हैव द चॉइसेस। बट छोटे छोटे खेतों पे अब चार भाई हैं, चारों के मैं तो उसकी कॉपी नहीं करूंगा, मैं तो उसकी कॉपी नहीं करूंगा, तो एवरीवन विल बी हैविंग डिफरेंट, लेकिन वो छोटे छोटे अमाउंट में होगा, वो उनके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, एंड एज अ होल इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन। मैं एकदम बेसिक जो हो सकता है, मैं उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे समझा रही हूँ। Okay, so we need to work on the capacity of productivity, and that can be done through the capital investment, for which the leasing is a solution over here. तो लैंड लीज करो, ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, ताकि जो लोग हैं वो और लैंड को अपने एरिया में लेकर के they could do the what they could do, they could do the agriculture. अब इसके साथ साथ हियर इट इज ऑल्सो बीइंग पॉइंटिंग आउट कि जिस तरीके से हमने पहले ग्राम सेवक जो है, जो कि एक ग्राम सेवक विलेज का ही बंदे को बनाया जाता है, ठीक है, तो ही हैड एक्चुअली प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल अर्लियर ऑल्सो, वी नीड टू इंक्लूड हिम ऑल ओवर अगेन। उसको जो है फिर से हमको इंक्लूड करने की जरूरत है फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो दैट पीपल कुड लिसन टू हिम, एंड वो जो है लोगों को चीजें सिखा भी सके, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी मेंशन किया गया है, दैट वी नीड टू इंक्लूड द स्टेट्स आल्सो, उनको भी खींच के लाओ ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए। ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग। सो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली रिलाइड ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइज। उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एंड शी चोज अ कैपिटलिस्ट अप्रोच उस पर्टिकुलर टाइम में, ताकि हम जो है वो क्या कर सके, सेल्फ सफिशिएंट जो है फूड के पर्सपेक्टिव से हम बन सके।
ओके तो अभी ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल तरीके से इकोलॉजिकल वैल्यूज को जो है सिक्योरिटी को देखते हुए वी नीड टू वर्क ऑन दिस. ओके दैट वाज रियली वेरी गुड आर्टिकल. नाउ वी आर एडिटोरियल. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स चाइना. इंडिया से अब जो है हिमालय क्रॉस किया. नाउ वी आर गोइंग टू चाइना. So the signals from this made in China smartphones story over here. So this is a little bit of information related to the Chinese economy कि किस तरीके से जो है वहाँ पे क्या हो रहा है and what they are thinking in order to overcome their फेलियर. तो कभी इंडिया जो है, इंडिया की ग्रोथ चल रही थी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. तो चाइना की जो ग्रोथ है वो हमेशा से ऊंचाई पे ही रही, ठीक है. इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट in China की growth. Now it has actually gone down. So now definite सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है उन लोगों के लिए. खैर तो इकोनॉमी किसी के लिए भी बहुत बड़ी कंसर्न होती है, उनका जो खुद का कंट्री रहता है, ठीक है. तो चाइना ने रिसेंटली अपनी जो इकोनॉमी इनकी बहुत स्ट्रगल कर रही है उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए दे हैड अनाउंस्ड ईजिंग लेंडिंग रेट्स. लेंडिंग रेट्स को जो है उन्होंने कहा है कि भाई हम लोन देंगे, कम इंटरेस्ट पे देंगे, और इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट है बैंक्स के लिए उसको भी हम रिड्यूस करने जा रहे हैं. कि ये जो रिजर्व करके कुछ रखे रहते हैं ना अमाउंट बैंक्स, मैं यहाँ पे रुपी का ही दे रही हूँ एग्जांपल, ठीक है, कुछ रखे रहते हैं सो दैट इमरजेंसी के सिचुएशन में दे कैन मेक यूज ऑफ दैट मनी, राइट. अब उस चीज में भी उन्होंने क्या है कि गिरावट कर ली है कि दैट यू डोंट हैव टू मेंटेन दैट मच, उसको और भी फर्दर इन्होंने रिलीज कर दिया है, मतलब उसको रिड्यूस कर दिया है. ओके सो इट मीन्स दैट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इट मीन्स दैट इट इज एड्रेसिंग द इश्यूज. कौन से इश्यूज को एड्रेस कर रहा है? एक्सपोर्ट्स में जो डिक्लाइन हो रहा है उसको, डिफ्लेशन जो हो रहा है उसको, उसके साथ साथ जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ रियल एस्टेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है चाइना की. सो दे आर basically targeting all these kind of situations which is there in China by doing so. अब यहाँ पे जो है चाइना की जीडीपी स्लो डाउन यहाँ पर हो रखा है, तो डेफिनेट सी बात है कि कितने से सिर्फ 0.8% ही है जो सेकंड क्वार्टर में हो पाई है. इंडिया की अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है बट यहाँ पर इसकी बहुत ही कम हो गई है. एंड यहाँ पर इनको ज़्यादातर जो दिक्कत है दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. एंड अभी यहाँ पर एनुअल ग्रोथ इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जस्ट अराउंड 3%. इतना ही एनुअल ग्रोथ जो है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है विच इज वेरी लेस ऑल ओवर अगेन. नाउ अब जो चाइनीज इकोनॉमी है 2022 में व्हेन इट वाज रीओपन्ड ऑल ओवर अगेन, यहाँ पे जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन इन्होंने लगा रखी थी कि हम एकदम बूम के साथ जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, दैट एक्चुअली डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ द चाइनाज इमेज वेंट डाउन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अ लॉट मेनी people who were industries and manufacturers who actually went out. उन्होंने जो है चाइना को बॉयकॉट करके बाहर जाने लगे थे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. एंड इंडिया उन सभी को इन्वाइट कर रहा था, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ रियली वेरी गुड सिचुएशन टाइम पीरियड फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर चाइना. खैर एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिर गया. मैं आपको ये बता दूं कि चाइना जो है वो बहुत चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों को चाइना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है. नाउ इट लेड टू द नैरोइंग ट्रेड सरप्लस ऑल्सो. ट्रेड सरप्लस धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो ये जो ट्रेड सरप्लस में जाती थी, मतलब इंपोर्ट बहुत ही कम हो रही है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, तो वो हमेशा फ़ायदे वाली सिचुएशन में रहते थे. अभी वही चीज़ जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा. तो कंज्यूमर प्राइसेस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड ओवर हियर एंड इट एक्चुअली लेड टू दी डिफ्लेशन. एंड डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड. टू मच ऑफ इन्फ्लेशन is not good and apart from that deflation is also not good. Youth unemployment जो है वो जून में 21% थी, 21% चाइना में. अब क्या क्या जो सिचुएशन है विच एक्चुअली लेड चाइना टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो ऑब्वियसली बात है जैसे मैंने आपको कहा कोविड को लेकर के, कोविड के बाद तो चाइना की जो पॉलिसी थी जीरो कोविड पॉलिसी, तो वो जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन कर दिया बिकॉज बहुत सारे जो लोग थे दे कुडंट वर्क, दे कुडंट गो आउट एनीवेयर. चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है, इट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द डेट फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट
एंड एक्सपोर्ट्स, वो सारा का सारा जो है वो डेट के ऊपर बेस्ड रहता है। एंड इसकी वजह से जो है इकोनॉमी इनकी, यहाँ पे जो इकोनॉमिक मॉडल था इनका वो गिरा, बिकॉज आप उधार लेकर के ही सारा काम जो है वो कर रहे हो, और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है तो हाउ यू विल बी यूजिंग दैट इन ऑर्डर टू मूव फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पे जो द ग्रोथ वॉज लार्जली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिल रहा है। जब इन्वेस्टमेंट कम रहेगा तो डेफिनेट सी बात है कि यू वोंट बी एबल टू हैव मनी टू डू एनीथिंग फर्दर, राइट। सो ये जो इनका ओवर रिलायंस था इन्वेस्टमेंट में, इसकी वजह से डेट एक्चुअली एक्यूमुलेटेड एंड इट बिकेम रियली वेरी अनस्टेबल एंड दे वर नॉट एबल टू स्टैंड ऑल ओवर अगेन। ठीक है, वो बेटर तरीके से चीजें जो नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आपके पास पैसे इधर से आएंगे नहीं, उसको इन्वेस्ट करोगे नहीं, फिर उधर जाएगा नहीं। ठीक है, और आपने जो ऑलरेडी लोन लेकर के रखा हुआ है वहां से कुछ आ ही नहीं रहा है, आपके पास रिटर्न कुछ आ ही नहीं रही है, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गया है, तो आप जो है किस में फंस गए, डेट में फंस गए। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना डिड विद द अदर पीपल, नाउ इट इज हैपनिंग टू देम ओनली। ये चाइना का जो रियल एस्टेट है यहाँ पर भी स्लो डाउन हुआ है, एंड इट हैज ऑल्सो सब्सटैंशियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द चाइनाज जीडीपी, एंड इसमें जो है ये भी फॉल डाउन ही हुआ है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स रिलाइड ऑन लोन्स एंड प्री सेल्स ऑफ द अनफिनिश्ड गुड्स, अनफिनिश्ड होम्स, सॉरी। ठीक है, तो अगेन वही इन्वेस्टमेंट वाली चीज आ गई। ये जो है प्री सेल कर दिया, मतलब घर बनने से पहले आप जो इतना पैसा दे दो हम घर बना के आपको दे देंगे, तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पर जो कि इंडिया में भी चलता है, खैर। सो दैट ऑल्सो हैपेंड, तो लोन आया नहीं, प्री सेल्स हुए भी, तो उसमें भी दिक्कतें जो है वो हुई, एंड देयर वर अ लॉट मेनी पीपल हु एक्चुअली वर नॉट एबल टू पे इट फर्दर। सारा पैसा एक बार तो ले नहीं रहे, तो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ सिचुएशन। सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जैसे कि 3 रेड लाइन्स विच एक्चुअली एम्ड एट कर्बिंग द एक्सेसिव डेट लेड टू क्राइसिस, this exacerbated by declining demand and defaulters by the developers. So इनकी जो ये पॉलिसी है उसकी वजह से भी जो डेवलपर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाउ ग्लोबल कंसर्न क्या है, डेफिनेट सी बात है कि चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, एंड इट विल बी इम्पैक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 0.5 पॉइंट्स जो है यू कैन सी। एंड जो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ है ये ग्लोबल ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। रिमेंबर दिस डेटा, 41% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रोथ इन द पास्ट डेकेड, पिछले 10 साल का देखो तो 41%, 41% जो है इनका यहाँ पर क्या है, कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ का, चाइना का। जस्ट इमेजिन, तो अब ये जब इतना इम्पैक्ट है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब यहाँ पे स्लो डाउन होगा तो इकोनॉमिक ये जो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो चाइनाज इकोनॉमिक चैलेंजेस आर नॉट दैट ऑफ द चाइना ओनली, बट इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर पीपल ऑल्सो, अदर कंट्रीज ऑल्सो, सो वी नीड टू कीप अ चेक ऑन दैट। अब आता है ग्रेशम्स लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, now I am showing you 2 notes, one is the 20 rupees का नोट and the another one is that of the 100 rupees का नोट। अब इसमें 20 और 100 भूल जाओ, बस आपको ये ध्यान में रखना है there is one नया न्यू नोट and the another one is the old note। जब भी आपको इस तरीके के नोट मिलते हैं तो आप क्या करते हो, नए जो नोट होते हैं उसको पॉकेट में रख लेते हो, यू कीप ऑन सेविंग दैट, एंड जो पुराने होते हैं उसको आप मार्केट में सर्कुलेट करते रहते हो, फिर पुराना है फिर दे दिया, फिर पुराना आया फिर दे दिया, बट ये जो नई वाली नोट है उसको आप हमेशा अपने पास रखते हो। ओके, इसी चीज को ग्रेशम्स लॉ कहते हैं। ओके, नया नोट एक्चुअली मार्केट में इसलिए इन्फ्यूज किया गया था ताकि ये जो पुराने नोट हैं ये धीरे धीरे इनकी सर्कुलेशन बंद हो जाए। ठीक है, और ये जो नए नोट हैं वो सर्कुलेट होते रहे। लेकिन वी पीपल आर लाइक दैट कि हम क्या कहते हैं कि नया नोट जो है वो संभाल करके रखे रहते हैं, एंड पुराने नोट्स को जो है जब तक एकदम कचड़ी टाइप नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता, कचड़ा नहीं हो जाता, तब तक जो इसको सर्कुलेट करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाट द ग्रेशम्स लॉ इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी हो रही है, बट एट अ हायर लेवल। ये थोड़े ऊंचे लेवल का गेम जो है वो यहाँ पे
पे हो रहा है। ग्रेशम्स लॉ, व्हाट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट्स फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट्स, जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेती है तब क्या इंपैक्ट होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। बट यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ग्रेशम लॉ है वो आया कैसे। ग्रेशम लॉ जो है वो इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर थॉमस ग्रेशम, जिन्होंने इस चीज को ये जो आइडिया है वो एक्चुअली सामने रखा था। एंड इट इज एप्लीकेबल नॉट, ये जो चीज है सिर्फ पेपर करेंसी को ही लेकर के एक्चुअली नहीं एप्लीकेबल है। ये पेपर करेंसी जो मैंने अभी आपको दिखाई सिर्फ इसी चीज के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इट इज एप्लीकेबल ऑन दी कमोडिटी करेंसीज एंड अदर गुड्स ऑल्सो। सामान भी होते हैं ना नए पुराने, वहां पे भी तो आप जो है उसी तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं। नया टॉय पुराना टॉय दोनों एक ही जैसा टॉय, नया रखूंगा पुराना दे दूंगा दिस हैपेंस, ठीक है। अब जब भी किसी कमोडिटी की जो प्राइस है उसको अगर आप जैसे तैसे जो है वो फिक्स कर देते हो, उसका जो भी मार्केट एक्सचेंज रेट है उससे कम में ही जो है आप उसने उसको बिलो, उससे कम में जो है आपने उसको फिक्स कर दिया, देन डेफिनेटली इट टेंड्स टू डिसअपियर फ्रॉम द फॉर्मल मार्केट। अब कोई टॉय है, ठीक है, देयर इज वन टॉय, राइट। अब ये जो टॉय है, इस टॉय को आपने क्या किया कि इसकी जो मार्केट प्राइस होनी चाहिए थी, दैट वाज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 200 रुपीज इसकी मार्केट प्राइस होनी चाहिए थी, बट इसकी प्राइस आपने 200 ना रखते हुए यू जस्ट केप्ट इट 550 रुपीज, एंड एवरीवन इज लाइक ओ माय गॉड इतना सस्ता में मिल रहा है, तो इट विल बी लाइक वैनिश ऑल ऑफ अ सडन। तो वही चीज यहाँ पे क्या होता है, जो भी फॉर्मल मार्केट है वहां से धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे ही अगर आप इस चीज को इतने में ना सेल करते हुए 200 की चीज को 500 में अगर आप सेल करो, तो वेरी फ्यू पीपल विल बी कमिंग ओवर देयर टू टेक इट, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इसको खरीदेंगे इस टॉय को। ओके, तो वही चीज जो है यहाँ पर अप्लाई हो रही है। द सेम थिंग द ग्रेशम लॉ इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। Undervalued commodities may only be accessible through the black market over here. जो अंडरवैल्यूड चीजें हैं जब फॉर्मल मार्केट में रहेंगी ही नहीं, देन आप क्या करोगे, उसका ब्लैक मार्केट से जो चीजों को आप परचेस करोगे। ओके, द सेम थिंग इज बीइंग अप्लाइड ओवर देयर ऑन द करेंसीज। करेंसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी एक्सचेंज रेट, आप उस एक्सचेंज रेट को आपने कम कर दिया, डिमीन कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो है जैसे कि डॉलर की एक्सचेंज रेट आपने कम कर दी, तो धीरे धीरे जो डॉलर है वो गायब होने लगेगा। गायब इन द सेंस इट विल बी उसको मतलब वो जो है उसका रखना जो आपने यू एक्चुअली कीप इट विद यू राइट इन द बैंक और इन वेयर एवर इट इज देयर। सो धीरे धीरे वो जो मार्केट से, मेरे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वो मार्केट से जो है गायब होने लगेगा। नाउ देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू वांट टू हैव डॉलर्स विद यू, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मली अवेलेबल ही नहीं है, तब क्या करोगे, ब्लैक मार्केट का सहारा लोगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द ग्रेशम्स लॉ ओवर हियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, राइट तो उसी चीज को जो है वो एक्चुअली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो गया है ग्रेशम्स लॉ जब व्हेन द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज, दो करेंसीज के बीच में एकदम फिक्स कर देते हैं एक्सचेंज रेट को, तब वहां पे ग्रेशम्स लॉ जो है वो इट एक्चुअली प्लेज ओवर देयर इट्स रोल, setting it at a value distinct from the market exchange rate। मार्केट एक्सचेंज रेट से डिफरेंट रेट जो है आप वहां पर इसको फिक्स्ड कर रहे हो ना, क्योंकि मार्केट रेट में एक्सचेंज करते टाइम चीजें कुछ और रह रही हैं, लेकिन आपने फिक्स कर दिया कि मार्केट में किसी भी करेंसी की जो भी कोई करेंसी जो है चीप करेंसी या फिर हॉट करेंसी, वो उसके डिमांड के ऊपर बनती है। अभी जो है आपने चीप करेंसी और हॉट करेंसी को दोनों को क्या कर दिया, समांतर लेकर के आ गए बाय फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। तो इससे क्या हो रहा है, इट इज एक्चुअली डीमीनिंग द हॉट करेंसी, जो बाद में लेटर ऑन इट वोंट रिमेन हॉट करेंसी बेसिकली। ठीक है, अब इस टाइप के जो रेट फिक्सेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक करेंसी की डीवैल्यूएशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डीवैल्यूएशन, वो डीवैल्यूड हो जाती है, उसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे वो कम की हो जाती है। द करेंसी हुज वैल्यू इज
pegged below the market rate, causing it to be phased out of the circulation. तो जितना उसका होना चाहिए था वो वैल्यू ना होते हुए आपने उसको कम कर दिया, then definitely धीरे धीरे it will be phased out. वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा. So that is what happens when this kind of things actually is being applied. ओके तो यही जो है ग्रेशम लॉ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. राइट, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट. दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग आर्टिकल. दो मैंने जो है एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको इस चीज़ को समझा दिया है. एंड आई गेस अभी जो कहीं पे भी अगर आपको ग्रेशम्स लॉ आए ना तो भाई हम समझा देते हैं क्या होता है, 2 नोट उठाना और बच्चों को किसी को भी एक्सप्लेन कर देना. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time. Jai Hind.